सो वेलकम बैक टू पार्ट 3 ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्रैश कोर्स। दो पार्ट हमने ऑलरेडी कवर किए हैं। आज के थर्ड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक सर्किट्स। इससे कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिख सकते हैं, सारे क्वेश्चंस हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द मैग्नेटिक सर्किट इज द फ्लक्स while crossing a air gap tends to bulge outwards, thereby increasing the effective area of the gap. This effect is known as। तो एयर गैप में जो फ्लक्स होते हैं वो ऐसा बल्ज की तरह होते हैं, यानी कि नॉर्मल कैसे होते हैं, फ्लक्स ऐसे सीधा जाने चाहिए, लेकिन जहाँ पे भी एयर गैप आता है वहाँ पे ऐसा थोड़ा सा वो फूल जाता है। तो इस पर्टिकुलर फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, फिर पर्टिकुलर इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं। तो एक बार डायग्राम भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये अपना मैग्नेटिक कोर है और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एयर गैप। तो जैसे ये पार्ट से, मैग्नेटिक पार्ट से सेकेंड कोर की तरफ जाते वक्त यहाँ पे एयर में ऐसा थोड़ा सा जो फ्लक्स है वो फूल जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं फ्रिंजिंग। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस टाइप के हम लोग फिनोमेना को कहते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट है वो हम लोग को लाइट की तरफ दिखाई देता है कि थोड़ा सा ऐसा ब्लरी इमेज हम लोग को दिखाई देता है। स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया है इल्यूमिनेशन के टॉपिक में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। हॉल इफेक्ट में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से ही वहाँ पे जो वोल्टेज है वो डेवलप होता है। तो ये होता है हॉल इफेक्ट में। हम लोग इन डिटेल में नहीं जा रहे, सिर्फ देख रहे हैं क्या होता है। और फ्रिंजिंग इफेक्ट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है यहाँ पे। तो मैग्नेटिक सर्किट का हमने ऑलरेडी थियरी भी कवर की है, आपको ऊपर आई बटन पे वो लिंक है वो मिल जाएगा। उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोगों ने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट में कवर किया है, तो जरूर से चेकआउट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इफ एन फाई इज इक्वल टू लिंकेज फ्लक्स देन द लिंकेज फ्लक्स पर यूनिट करंट इज डिफाइंड एज। तो एन फाई इज इक्वल टू लिंकेज फ्लक्स है और हमें पूछा है कि लिंकेज फ्लक्स पर यूनिट करंट, यानी कि एन फाई डिवाइडेड बाय आई। ओके, तो ये इक्वल टू किसके होता है, ये इन्होंने यहाँ पे पूछा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इंडक्टेंस। यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ये होता है एल आई इज इक्वल टू एन फाई। ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। तो कैसे, जिन लोगों को पता है उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन नहीं पता है तो आप कैसे याद रख सकते हो कि अगर किसी ने पूछा कि डू यू लाइक टू स्टडी, तो मैं कहूँगा नो। एल आई यानी कि लाइक से आई, एल आई आप ध्यान रख सकते हो, और नो से आप एन फाई है वो याद रख सकते हो कि सिमिलर दिखाई देता है नो की तरह। तो अगर किसी ने पूछा कि डू यू लाइक टू स्टडी, तो मैं कहूँगा नो, मुझे स्टडी नहीं पसंद। तो ऐसे टाइप का आप कुछ भी ट्रिक बना के याद रख सकते हो। तो एन फाई डिवाइडेड बाय आई होता है इंडक्टेंस। अगर आई हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेंगे तो विच इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे इंडक्टेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द लेंथ ऑफ अ बार ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल इज इंक्रीज बाय 20% and the cross section area is decreased by 20%, then the reluctance is। तो रिलक्टेंस कहाँ है फाइंड आउट करने के लिए रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये रिलक्टेंस इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय म्यू ए। करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि क्या उन्होंने चेंज किया है, उसका लेंथ चेंज किया है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज किया है। करेक्ट। तो जो रिलक्टेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। करेक्ट। तो यहाँ पे मैं लूंगा रिलक्टेंस 2 डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस 1। ओके, रिलक्टेंस ये it is equal to L2 divided by L1 multiply by A1 divided by A2। करेक्ट। तो लेंथ क्या किया हम लोगों ने, इंक्रीज बाय 20% है ना। तो ये 1.2 टाइम्स ऑफ द L हो जाएगा, L1 हो जाएगा 1.2 टाइम्स ऑफ द L1, और L1 का तो एज इट इज रहेगा। और A1 का वैल्यू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, फर्स्ट में तो हम लोग सेम ही रखेंगे, सिर्फ सेकेंड में हम लोग चेंज करेंगे। तो डिक्रीज बाय 20% किया, तो 20% से डिक्रीज मतलब हम लोग 0.8 कह सकते, या फिर ओरिजिनल से 80% हम लोगों ने, ओरिजिनल का 80% यानी कि 0.8 टाइम्स ऑफ द A1। तो A1 कैंसिल आउट, L1 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाय 0.8, यानी कि हम लोग इससे 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो मिलेगा, कितना मिलेगा, 3 डिवाइडेड बाय 2। करेक्ट। तो ये रिलक्टेंस 2 इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ द रिलक्टेंस ऑफ द 1, यानी कि कितने से इंक्रीज हुआ, ये यहाँ पे 50% से इंक्रीज हुआ। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जिनको पता नहीं होगा कि कैसे फाइंड आउट करते, सपोज हम लोग कहेंगे R2 इज इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ द R1, मतलब दोनों इक्वल ही है। ओके, तो यहाँ पे कोई भी इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज नहीं होगा। अगर हम लोग कहेंगे R2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द R1, यानी कि जो R2 है ये R1 के 2 टाइम्स ज्यादा है, मतलब 2 टाइम्स ज्यादा मतलब कितना है, 100% इससे ज्यादा, इसका ओरिजिनल वैल्यू से 100% ज्यादा, मतलब 2 टाइम्स हो, तो इसलिए 1.5 मतलब ये इसके 50% ज्यादा है R1 से। ओके, कुछ स्टूडेंट को समझ नहीं आता परसेंटेज का, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया, क्लियर कर दिया एक बार। नेक्स्ट है द मैग्नेटिक मटेरियल्स दैट आर यूज्ड टू प्रिपेयर द परमानेंट मैग्नेट शुड हैव स्टीपली राइजिंग मैग्नेटाइजेशन कर्व, स्मॉल हिस्टैरिसीस लूप, हाई रिटेंटिविटी या फिर लो कोएर्सिव फोर्स। तो अगर आपको पता भी नहीं होगा तो भी थोड़ा सा आप दिमाग लगा के वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो।
प्रिपेयर द परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट मतलब क्या है, उसमें जो मैग्नेटिज्म है वो उसने परमानेंटली स्टोर करते आना चाहिए। करेक्ट, स्टोर करते आने का मतलब क्या है कि उसने रिटेन करना चाहिए। हम लोग बोलते हैं कुछ ना कुछ जो चीज़ है वो रिटेन करनी चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे उसका जो रिटेंटिविटी है वो हाई होनी चाहिए। तो हाई रिटेंटिविटी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ में मैग्नेटाइजेशन कर्व क्या होता है, बीएच कर्व मोस्ट प्रोबेबली देख लेना, उसका कोएर्सिव फोर्स वगैरह क्या होता है, बीएच कर्व में आपको सारी चीजें दिखाई देंगी। रिटेंटिविटी, कोएर्सिविटी, हिस्टेरिसिस लूप अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या हुआ, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। ओके, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है वो मैग्नेटिक सर्किट के लेक्चर में, मैं ऊपर आई बटन का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। द टोटल फ्लक्स एट द एंड ऑफ द लॉन्ग परमानेंट बार मैग्नेट इज 100 multiplied by 10 to the power -6 Weber. The end of this magnet is withdrawn through a 1000 tons coil in a 1/20 seconds. The induced EMF in the coil is, induced EMF का फॉर्मूला हम लोगों को पता होना चाहिए। इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू एन डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। तो डायरेक्टली हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है 1000 टन से, एन इज इक्वल टू 1000 हो जाएगा यहाँ पे, और फ्लक्स कितने टाइम में चेंज हो रहा था यहाँ पे कहा इन्होंने, फ्लक्स का वैल्यू भी दिया है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 100 इंटू 10 to the power -6 डिवाइडेड बाय डी टी है ना, 1/20 है यहाँ पे, 1/20 मतलब ये ऊपर चला जाएगा। ओके, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 और इसका 20। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, 20 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू 10 to the power -6। ओके, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 0 और 10 to the power -6, तो सभी के सभी कैंसिल आउट हो गए, तो बचा अभी सिर्फ 2 वोल्ट। तो यहाँ पे 2 वोल्ट है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो सिर्फ फॉर्मूला यहाँ पे पता होना चाहिए। मैग्नीट्यूड के बारे में ही पता पूछा है यहाँ पे इन्होंने, साइन का रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा है, यानी कि -n/d∅dt होता है ना, अगर लेंस लॉ कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने मैग्नीट्यूड के बारे में सिर्फ पूछा है। एन इंडक्टर विद अ फेरोमैग्नेटिक कोर इज सप्लाइड फ्रॉम अ साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स विद अ फ्रीक्वेंसी f, द करंट बाय द इंडक्टर विल बी। ओके, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है इंडक्टर में, IL इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन ऑफ V dt। करेक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/L, अगर हम लोग Vm sin ओमेगा टी कंसिडर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, Vm sin ओमेगा टी dt। ओके, ओमेगा तो पता है हम लोगों को, ओमेगा होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। ओके, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी f ही कंसिडर करें तो रेडियन फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ओमेगा टी, तो कितना हो जाएगा Vm/L, इंटीग्रेशन ऑफ साइन करेंगे तो कितना हो जाएगा ये माइनस कॉस ओमेगा टी। ओके, तो ये कॉस सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। ओके, तो यहाँ पे हमें कोसाइनसोइडल फ्रीक्वेंसी मिल रही है, यानी कि Vm/ωL कॉस ओमेगा टी, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो कॉस ओमेगा टी, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो एफ फ्रीक्वेंसी ही रहेगी, इसका फ्रीक्वेंसी पे कोई भी असर नहीं हुआ है। तो जो 2f वाला जो ऑप्शन रहेगा वो तो यहाँ पे चला जाएगा। सॉटूथ वेव हमें मिल रही है क्या, नहीं, सॉटूथ नहीं मिल रहे, कोसाइनसोइडल वेव मिल रही है, लेकिन यहाँ पे अभी क्या है कि साइनसोइडल रहेगा या फिर नॉन साइनसोइडल रहेगा। तो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि फेरोमैग्नेटिक कोर इन्होंने यहाँ पे कंसिडर किया है। तो फेरोमैग्नेटिक कोर का सैचुरेशन कैसे होता है, उसका बीएच कर्व कैसे होता है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम लोगों ने पैरामैग्नेटिक मटेरियल कंसिडर किया तो उसका जो लाइन है वो हमें लीनियर मिलता है, उसमें कोई भी सैचुरेशन नहीं होता है। अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल कंसिडर किया तो वो भी हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, यहाँ पे सैचुरेशन नहीं होगा। लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो यहाँ पे हम लोगों को पूछा है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सर्टन रेंज के बाद वो जाके आगे सैचुरेट हो जाती है। तो इसके वजह से, सैचुरेशन की वजह से वो प्योर साइनोसॉइडल है वो नहीं रह पाती है। कोई भी अगर आप कंसिडर करेंगे, यहाँ पे एच की जगह पे हम लोग आई कंसिडर करेंगे और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हम लोग फ्लक्स कंसिडर करते हैं, करेक्ट। तो करंट या फिर फ्लक्स, तो जैसे जैसे हम लोग चेंज करते जाएंगे तो इसे सैचुरेशन है वो बढ़ते जाएगा। इसके वजह से जो हमें जो करंट मिलेगा या फिर जो करंट का वैल्यू मिलेगा वो हमें प्योर साइनोसॉइडल नहीं मिलेगा, इसके वजह से वो हमें नॉन साइनोसॉइडल मिलेगा बिकॉज ऑफ द सैचुरेशन ऑफ द कोर। यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक कोर यहाँ पे कंसिडर किया तो उसका सैचुरेशन होगा, इसके वजह से हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होंगे, इसके वजह से हमें प्योर साइनोसॉइडल जो वेवफॉर्म है वो नहीं दिखाई देगा करंट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नॉन साइनोसॉइडल विद द फ्रीक्वेंसी एफ। कॉस या फिर साइन में साइनोसॉइडल में ही कंसिडर होते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने फेरोमैग्नेटिक कोर है वो यहाँ पे कंसिडर करने के लिए कहा है, इसके वजह से हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते हैं सैचुरेशन की वजह से, और हम लोग कह सकते हैं कि नॉन साइनोसॉइडल यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हम लोगों को दिखाएगी, फ्रीक्वेंसी एफ ही होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने ये इंटीग्रेशन वगैरह किया कि फ्रीक्वेंसी में कोई असर नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे नॉन साइनोसॉइडल फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी विद द फ्रीक्वेंसी, नॉन साइनोसॉइडल वेव मिलेगी विद द फ्रीक्वेंसी एफ।
नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट इज। तो मैग्नेटिक सर्किट के ये जो टॉपिक है इसमें आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज है वो यूनिट्स है वो पूछे जा सकते हैं, तो आपको फॉर्मूला वगैरह पता होना चाहिए, उसके हेल्प से आप यूनिट है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट यहाँ पे इन्होंने पूछा और हम लोग देख सकते हैं कि एम्पियर टर्न्स, वेबर और मीटर के टर्म्स में यहाँ पे इन्होंने दिया है। तो रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रिलक्टेंस इज इक्वल टू पता है हमें एमएमएफ डिवाइडेड बाय फ्लक्स। ओके, एमएमएफ का क्या होता है हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एमएम इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय आई, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय करंट डिवाइडेड बाय फ्लक्स। ओके, तो इसका नंबर ऑफ टर्न्स और करंट यानी कि एम्पियर टर्न हो जाएगा यहाँ पे ऊपर, एम्पियर टर्न एंड डिवाइडेड बाय फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर। करेक्ट, तो ये होगा एम्पियर टर्न डिवाइडेड बाय वेबर। तो एम्पियर टर्न डिवाइडेड बाय वेबर, ऑप्शन सी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेस्ला इज सेम है, सिमिलरली टेस्ला का भी यहाँ पे यूनिट आ गया। टेस्ला क्या होता है हम लोग डिनोट करते हैं बी से, और क्या होता है बी मतलब क्या होती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी यानी कि फ्लक्स डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया। ओके, तो इसका यूनिट होता है, फ्लक्स का यूनिट होता है अभी देखा हम लोगों ने वेबर, एंड एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग वेबर पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग टेस्ला से भी डिनोट कर सकते हैं। तो टेस्ला इज इक्विवेलेंट टू द वेबर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी एच कर्व फॉर डैश विल बी द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो किसके लिए बी एच कर्व है वो स्ट्रेट लाइन होता है और पासिंग थ्रू द ओरिजिन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एयर का अगर हमने बी एच कर्व फाइंड आउट किया तो वो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, इसमें कहीं भी सैचुरेशन नहीं होता है, बिकॉज कोई भी कोर नहीं है, एयर कोर हम लोग जिसे कहते हैं, सैचुरेशन नहीं होता है, तो स्ट्रेट लाइन हम लोगों को मिलती है यहाँ पे और ओरिजिन से वो पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ टेम्पररी मैग्नेट्स इज दैट वी कैन, ऑप्शन है चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑप्शन बी है यूज एनी मैग्नेटिक मटेरियल, ऑप्शन सी है डिक्रीज द हिस्टेरिसिस लॉस, एंड ऑप्शन डी है मैग्नेटाइज विदाउट एनी सोर्स। ओके, तो विदाउट एनी सोर्स मैग्नेटाइज करने का तो सवाल ही नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है। देन ऑप्शन सी है कि डिक्रीज द हिस्टेरिसिस लॉस। तो टेम्पररी मैग्नेट की वजह से हिस्टेरिसिस लॉस कम होगा क्या, ऐसा जरूरी नहीं है। ऑप्शन सी भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। यूज एनी मैग्नेटिक मटेरियल, ऐसा नहीं, टेम्पररी मैग्नेट्स बनाने के लिए हम लोग कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है वो यूज नहीं कर सकते, उसके लिए भी आपको डेफिनेट जो मैग्नेटिक मटेरियल है वही आपको यूज करने पड़ेंगे। ऑप्शन बी भी यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। एंड बचा अभी ऑप्शन ए चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स। करेक्ट, टेम्पररी जो मैग्नेट्स होते हैं या फिर जो मोस्टली इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं जिसे हम जिसका हम लोग सोर्स का वैल्यू है वो चेंज कर सकते हैं, उसके वजह से जो फ्लक्स है वो भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टेम्पररी मैग्नेट्स यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली, दूसरा होता है परमानेंट मैग्नेट, तो जिसमें हम लोग एक्सटर्नली कोई भी सोर्स नहीं करते, वो ऑलरेडी परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करते हैं। टेम्पररी मैग्नेट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो करंट वगैरह का वैल्यू हम लोगों ने चेंज कर दिया, तो उसके वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, और जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है उसका जो पावर है वो भी कम या ज्यादा हो सकता है अकॉर्डिंग टू द करंट। नेक्स्ट है द मैग्नेटिक मटेरियल यूज इन अ परमानेंट मैग्नेट इज। तो इसका इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, मटेरियल्स कौन सा वगैरह यूज होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अल्नी को आप याद रखना, अल्नी को जो मटेरियल होता है वो हम लोग यूज करते हैं, यानी कि एल्यूमिनियम, निकेल एंड कोबाल्ट, इन तीनों को मिला के एक बनता है मटेरियल अल्नी को, वो हम लोग मोस्टली यूज करते हैं परमानेंट मैग्नेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी इज। ठीक, परमिएबिलिटी क्या होता है, म्यू। ओके, अभी म्यू का फॉर्मूला अभी डायरेक्टली किस स्टूडेंट को पता नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि बी एच कर्व में बी इज इक्वल टू म्यू एच होता है। करेक्ट, ये फॉर्मूला बहुत से स्टूडेंट को पता रहेगा, तो इससे हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। म्यू होता है इट इज बी डिवाइडेड बाय एच। करेक्ट, बी यानी कि होता है फ्लक्स डेंसिटी डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या फिर जो कहते हैं हम लोग फील्ड इंटेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी का हम लोग को फॉर्मूला पता है, अभी देखा था, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और फील्ड इंटेंसिटी का या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, एम्पियर टर्न पर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे रीअरेंज कर लूंगा मैं, यहाँ पे वेबर नीचे डिनोमिनेटर में मीटर स्क्वायर आएगा यहाँ का, मल्टीप्लाई बाय एम्पियर टर्न, और ये जो नीचे वाला मीटर है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये मीटर से एक मीटर कैंसल आउट हो गया। तो इसका जो यूनिट हम लोगों को मिलेगा वो हो जाएगा यहाँ पे वेबर पर एम्पियर टर्न मल्टीप्लाई बाय मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो सारी चीज़ें लिखना। बी का फॉर्मूला एक चार्ट पे मैं आपको लिख के देता हूँ। यहाँ पे बी का आपको यूनिट मिलेगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसका जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा था फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ये होता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया। इसका यूनिट हम लोग टेस्ला से भी डिनोट करते हैं, टेस्ला भी इसका एक यूनिट होता है। एच के लिए हम लोग लिखते हैं एम्पियर टर्न पर मीटर, या फिर कहीं कहीं जगह पे आपको सिर्फ एम्पियर पर मीटर भी दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग जो टर्न का वैल्यू होगा सिंगल टर्न कंसिडर करते हैं।
तो कहीं कुछ जगह पे आपको एम्पियर पर मीटर मिलेगा, कुछ जगह पे आपको एम्पियर टन पर मीटर भी दिखाई दे सकता है। उसके साथ साथ रिलक्टेंस का भी हम लोगों ने देखा था। रिलक्टेंस के दो फॉर्मूले हम लोग याद कर सकते हैं। एक होता है MMF डिवाइडेड बाय फ्लक्स जो होता है NI डिवाइडेड बाय फाई, या फिर दूसरा रिलक्टेंस का फॉर्मूला हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि लेंथ डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी टाइम्स ऑफ द एरिया। तो इससे आप छेड़खानी करके कोई भी जो फॉर्मूला है वो बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है इंडक्टेंस का, हम लोगों ने देखा था LI इज इक्वल टू N फाई। तो इसके हेल्प से आप जो इंडक्टेंस का फॉर्मूला जो बहुत बार पूछा जाता है वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं लिख के देता हूँ यहाँ पे L इज इक्वल टू होगा यहाँ पे N फाई डिवाइडेड बाय I, ठीक है। तो यहाँ पे मैं N और I वो अलग अलग लिख लूंगा। फ्लक्स हम लोगों ने देखा था, इस ऊपर वाला जो फॉर्मूला लिखा है फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू MMF डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, करेक्ट। ये तो फ्लक्स इज MMF डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MMF डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। तो अगर आप MMF का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये कितना हो जाएगा NNI, करेक्ट। ये तो हो जाएगा N स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय I हो जाएगा। यहाँ पे MMF का वैल्यू होता है NI और ऊपर N है तो ये हो जाएगा N स्क्वायर I, नीचे डिवाइडेड बाय I है और रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या है L डिवाइडेड बाय म्यू है, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा L और ऊपर म्यू वैसे मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ से I और I कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको फॉर्मूला मिलेगा L का, इंडक्टेंस का फॉर्मूला मिलेगा आपको N स्क्वायर म्यू A डिवाइडेड बाय L। ये भी जो फॉर्मूला है वो बहुत बार पूछा जाता है, L इज इक्वल टू N स्क्वायर म्यू A डिवाइडेड बाय L। तो इससे भी आपको डायरेक्टली न्यूमेरिकल वगैरह पूछा जा सकता है, ओके। तो ये अगर आपको पता नहीं होगा तो सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर विथ करंट पासिंग अराउंड इट। ऑप्शन सी है स्टील कोर, ऑप्शन डी है स्टील कोर विथ करंट पासिंग अराउंड इट। तो सिर्फ आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर या फिर सिर्फ स्टील कोर की वजह से हम लोग मैग्नेट नहीं बना सकते, उसके अराउंड हम लोग करंट पास करना पड़ेगा। इसकी वजह से फ्लक्स है वो सेटअप होता है और उसके वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो बन जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सॉफ्ट आयरन कोर विद करंट पासिंग अराउंड इट। स्टील कोर हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करते, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन कोर है वो यूज होता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द लेंजिस लॉ द इंड्यूस्ड EMF सेट्स अप अ करंट इन विच डायरेक्शन। ऑप्शन है सेम डायरेक्शन ऑफ कॉज प्रोड्यूसिंग इट, ऑप्शन बी है डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, ऑप्शन सी है डायरेक्शन अपोजिंग ऑफ कॉज प्रोड्यूसिंग इट एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जिस स्टूडेंट को नहीं पता है, कुछ स्टूडेंट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बता। तो लेंजिस लॉ होता है वो हम लोगों ने ऑलरेडी इन डिटेल में डिस्कस किया है, तो वीडियो को जरूर से चेकआउट करना। लेकिन लेंजिस लॉ क्या, अब एक स्टेटमेंट में अगर किसी ने आपको कहा, स्टेटमेंट में आपको बताओ कि लेंजिस लॉ क्या होता है, तो लेंजिस लॉ ये डिनोट करता है कि इफेक्ट ऑलवेज अपोजिट्स इट्स ओन कॉज, यानी कि जिस रीजन के वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है कोई भी इफेक्ट, उसको ये वो खुद अपोज करने की वो कोशिश करता है। जैसे E इज इक्वल टू होता है इंड्यूस EMF होता है E इज इक्वल टू N डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी, इज इक्वल टू होता है N डी फाई बाई डी टी। यानी कि जो इंड्यूस EMF है वो प्रोड्यूस होता है चेंज इन फ्लक्स के वजह से, चेंज इन द फ्लक्स की वजह से जो EMF है वो इंड्यूस होता है। तो यहाँ पे जो इंड्यूस EMF है ये कॉज है और इसका जो इंड्यूस EMF है इफेक्ट है, यानी कि ये फाइनल रिजल्ट है। और किसके वजह से प्रोड्यूस होता है, तो चेंज इन फ्लक्स के वजह से। तो ये जो इंड्यूस EMF का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि ये डी फाई बाई डी टी को कम करने की कोशिश करेगा, यानी कि इसके ओरिजिनल कॉज को ये अपोज करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट ऑफ कॉजिंग प्रोड्यूसिंग इट, यानी कि जिस वजह से वो प्रोड्यूस होता है वो उसी को अपोज करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल द थंब शोज। तो थंब क्या डिनोट करता है, तो लेफ्ट हैंड रूल चाहे हो या फिर राइट हैंड रूल हो, दोनों में सेम ही बताता है। देखो यहाँ पे थंब है, यहाँ पे 4 फिंगर है और यहाँ पे है मिडल फिंगर। थंब मोशन दिखाता है दोनों में भी, लेफ्ट में भी राइट में भी। जो 4 फिंगर है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड डिनोट करता है और जो मिडल फिंगर है वो हमेशा करंट है वो डिनोट करता है। सिर्फ एक होता है वो हम लोग मोटर के लिए यूज करते हैं, दूसरा होता है वो हम लोग जनरेटर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जो राइट हैंड रूल होता है, मैंने ट्रिक भी बताया था कि जो राइट हैंड रूल होता है वो हम लोग यूज करते हैं जनरेटर में, क्योंकि इसमें 2 आर है। तो आप ट्रिक से याद रख सकते हो कि जनरेटर में भी, जनरेटर वर्ड में भी 2 आर आते हैं। अगर आप लिखोगे जनरेटर तो यहाँ पे भी 2 आर आपको दिखाई देंगे, यहाँ पे एक आर, यहाँ पे एक आर। और राइट हैंड रूल में हम लोग दिखते हैं तभी 2 आर होते हैं और लेफ्ट हैंड रूल में सिर्फ एक टाइम्स आर आता है यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल में। सिमिलरली जो मोटर होता है, मोटर की अगर आप स्पेलिंग लिखोगे तो मोटर के स्पेलिंग में भी सिर्फ एक टाइम ही आर आता है। तो इससे आप है वो याद कर सकते हैं। दोनों का जो थंब है, 4 फिंगर मिडल फिंगर सेम ही चीजें दिखाएगा, लेकिन उसका डायरेक्शन है वो अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो थंब क्या डिनोट करता है, थंब डिनोट करता है डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है रिलक्टेंस ऑफर्ड बाय अ मैग्नेटिक
सर्किट डिपेंड्स अपॉन। रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम लोगों ने दो फॉर्मूले देखे थे, एक था एमएमएफ डिवाइडेड बाय फ्लक्स और दूसरा था लेंथ डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो ऑप्शन चेक करते हैं, नेचर ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल यानी कि जिसका परमिएबिलिटी चेंज हो सकता है हर एक मटेरियल के अकॉर्डिंग। लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ करेक्ट, लेंथ पे डिपेंड करता है, परमिएबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मटेरियल करेक्ट। तो ये तीनों के तीनों पे डिपेंड करता है रिलक्टेंस। यहाँ पे ऑप्शन डी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इन द करंट कैरिंग कंडक्टर शोन इन द बिलो फिगर। तो यहाँ पे एक कंडक्टर है जिसमें से यहाँ पे हम लोगों को डॉट है वो दिखाई देगी करेक्ट। डॉट मतलब अपने तरफ अगर करंट आ रहा है, खुद के तरफ अगर करंट आ रहा है तो हम लोग डॉट से डिनोट करते हैं क्योंकि एक पॉइंट की तरह दिखाई देगा, और अगर करंट अपने से दूर जा रहा है तो यहाँ पे हमें क्रॉस दिखाई देगा। तो जैसे एक एरो होता है, एरो का पॉइंट हेड है, अगर अपने तरफ आ रहा है यहाँ पे तो हमें हम लोग को यहाँ पे डॉट दिखाई देगा, और अगर क्रॉस इसके पीछे अगर ऐसा फेदर जैसा क्रॉस लगा है, ऐसा अज्यूम कर सकते हो, तो अगर अपने से दूर जा रहा है एरो तो हमें क्रॉस दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पे हमें डॉट दिखाई दे रहा है, यानी कि जो करंट है वो स्क्रीन से बाहर आ रहा है। तो राइट हैंड ग्रिप रूल के हेल्प से हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो अगर हम लोगों ने थंब अपने तरफ कर लिया, यानी कि जैसे करंट का डायरेक्शन अपने तरफ कर लिया, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे जो फ्लक्स का डायरेक्शन है वो हम लोगों को दिखाई देगा। यहाँ पे स्क्रीन की वजह से शायद आपको उल्टा दिखाई देगा, लेकिन आप खुद से देख लेना, अगर थंब खुद के तरफ पॉइंट करोगे अपने आंखों की तरफ तो यहाँ पे आपकी जो रिमेनिंग जो 4 फिंगर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि फ्लक्स डायरेक्शन पूछा है ना, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कौन से डायरेक्शन में रहेगा, तो ये रहेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नेक्स्ट एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन मेड बाय, ऑप्शन है सिंगल टच मेथड, डबल टच मेथड, डिवाइडेड टच मेथड, एंड ऑप्शन डी है पासिंग करंट थ्रू अ सोलेनोइड। तो यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए कि सोलेनोइड के अराउंड अगर हम लोगों ने करंट पास किया तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट होता है, लेकिन इन 4 ऑप्शन में अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो 4th नंबर ऑप्शन ही ज्यादा सुटेबल ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है द आयन कोर मटेरियल यूज एट अ हाई फ्रीक्वेंसीज इन रेडियो सर्किट्स इज। तो जो स्टूडेंट्स नए से पढ़ रहे हैं, जिन लोगों को पता नहीं है, तो एक ट्रांसफार्मर में हम लोग डिफरेंट टाइप के कोर्स है वो यूज करते हैं। तो जो फेराइट कोर हम लोग यूज करते हैं वो स्पेसिफिकली हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में हम लोग को यूज होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर चाहिए तो लिख भी लेना अपने नोट्स में कि हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग जो कोर यूज करते हैं वो फेराइट कोर होता है, और फेराइट कोर ट्रांसफार्मर भी होता है जो यूज होता है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ओनली श्योर प्रूफ ऑफ टेस्टिंग द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट। तो मैग्नेट का पोलैरिटी टेस्ट करने के लिए कौन सा प्रूफ सबसे श्योर होता है, कि किस प्रूफ से हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये इस मैग्नेट का ये पर्टिकुलर पोल है। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बोथ, ऑप्शन बी है अट्रैक्शन, ऑप्शन सी है रिपल्शन, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो हम लोगों को पता है कि अगर सेम पोल रहेंगे यानी कि लाइक पोल्स रहेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर अनलाइक पोल्स रहेंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन मैग्नेट होता है वो किसी दूसरे मेटल को भी इजीली अट्रैक्ट कर सकता है, तो इसके वजह से हम लोग कह नहीं सकते कि इसका पोलैरिटी क्या है। तो अट्रैक्ट करता है मतलब अगर ये नॉर्थ पोल है तो अगर दूसरे मटेरियल को अगर वो अट्रैक्ट करे, या फिर अगर साउथ पोल है दूसरे मटेरियल को वो अट्रैक्ट करे, कोई भी आयन का पीस वगैरह रहेगा तो हम लोग यहाँ पे श्योर शॉट नहीं कह सकते कि ये सेम पोल है या फिर अनलाइक पोल्स है। तो इसके वजह से रिपल्शन में हम लोग कह सकते हैं, लेकिन अगर रिपल्शन दोनों को साथ साथ अगर उसको पुश कर रहे हैं तो हम लोग श्योर शॉट कह सकते हैं कि यहाँ पे दोनों के दोनों जो पोल्स है वो सेम है। तो अट्रैक्शन के बेसिस पे हम लोग उसका पोलैरिटी है वो श्योर शॉट नहीं कह सकते, बिकॉज वो किसी भी मैग्नेट को किसी भी मटेरियल को अट्रैक्ट कर सकता है इजीली, लेकिन रिपल्शन सिर्फ और सिर्फ लाइक पोल्स के बीच में ही हो सकता है। तो यहाँ पे रिपल्शन इज अ श्योर शॉट प्रूफ कि उसका जो पोल्स है मैग्नेट का वो हम लोग कह सकते हैं इजीली। आई होप आपको सारे क्वेश्चन है वो समझ आ गए होंगे। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो यूनिट्स पे खास करके ध्यान देना, उससे बहुत सारे क्वेश्चन है वो जनरेट होते हैं और बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। थोड़ा बहुत आपको फॉर्मूला के साथ खेलते आना चाहिए। ओके, तो अगर आपको कुछ जैसे मैंने कहा था कुछ डाउट है नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी आपके बहुत सारे डाउट है वो पूछ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना, और ऐसे ही चैनल पे नए नए अपडेट्स आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।